एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हाउस। आज हम 9th एचईसी का एक पोम है द हार्ट ऑफ द ट्री, उसको आज हम कवर करेंगे। हार्ट ऑफ द ट्री बाय एस सी बनर। अभी एस सी बनर हैं कौन? एस सी बनर, जिसमें मैं लिखा हूँ कि एक न्यूयॉर्क सिटी के एक बहुत फेमस पोर्ट हैं, अमेरिकन पोर्ट हैं ये, ठीक है। इनकी वैसे राइटिंग बहुत ज़्यादा है, उनमें से कुछ ऐसी राइटिंग थी जो काफ़ी पॉपुलर कराया था। उनमें से दो ऐसा है जो इनको काफ़ी फेम कमाने के लिए हेल्प किया था। वो एक होता है जेनोबियस इनफिडेलिटी और एक टावर ऑफ बेबल। ये दो ऐसी स्टोरी थी जो काफ़ी अमेजिंग थी, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किए थे। अगर जेनोबियस इनफिडेलिटी के बारे में बात करेंगे तो इसके ऊपर तो एक फैक्ट ये है कि इसके ऊपर एक फिल्म बनी थी, एक हॉलीवुड मूवी थी जो सिर्फ जेनोबिया का नाम पे था, ठीक है। उसका नाम था जेनोबिया। मतलब यहीं से आप सोच सकते हो कि जिसकी राइटिंग को लेकर फिल्म बने कितना बड़ा पोर्ट होगा। तो ऑब्वियसली अब ये जो पोम है द हार्ट ऑफ द ट्री, इसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ मैसेज दिए होंगे। एंड ये पूरा जो पोम है, मैं पहले बता दूं इस पोम के बारे में कि ये जो पूरा पोम है ये बात करता है ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में, जैसे आप स्क्रीन में देखते होंगे, ठीक है। एंड मैं इसके जो वर्ड्स हैं उसको भी मैं दे दिया हूँ स्क्रीन पे, उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके उसका मीनिंग वहाँ पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा पोम में हम बात करेंगे कि ट्री की जो इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के लिए क्या है। एंड साथ साथ हम जो सिविक गुड्स होता है, अब वो सिविक गुड एक ट्री का क्या क्या सिविक गुड्स हैं जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए काफ़ी एसेंशियल होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वन बाई वन हम स्टैंजा बाई स्टैंजा हम उसको कवर भी करने वाले हैं। तो सो लेट्स मूव, देखते हैं पहला स्टैंजा में राइटर ने क्या बोले हैं। जैसे हम बताया कि पूरे स्टोरी जो पूरा पोम सॉरी जो पोम है ये बस ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो पहले ये यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट डज ए प्लांट हु प्लांट्स ए ट्री, he plants a friend of sun and sky, he plants the flock of breeze free, the shaft of beauty towering high, he plants a home to heaven and I. For song and mother croon of bird in hushed and happy twilight heart, the treble of heaven's harmony, these things he plants who plants a tree. अब इस स्टैंजा में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि पहले लाइन भी राइटर ने एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट डज ए प्लांट हु प्लांट्स ए ट्री। एक इंसान जो प्लांट लगाता है, एक्चुअली में रियल में वो इंसान प्लांट ही लगाता है या क्या लगाता है, उनका पहला क्वेश्चन यही है। देन आगे वो अपने लाइन में खुद उसका जवाब देते हैं कि एक्चुअली क्या क्या लगाता है। तो यहाँ वो बोले हैं कि ही प्लांट ए फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। अब इस लाइन की तरफ ध्यान दो, वो बोल रहे हैं कि जो इंसान एक प्लांट लगाता है वो कहीं ना कहीं सन एंड स्काई का फ्रेंड को प्लांट करता है, मतलब सन एंड स्काई का फ्रेंड को लगाता है। सन एंड स्काई से मतलब क्या होता है? सन एंड स्काई इन द सेंस कि सन जब समर सीज़न में जब टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, सबको पता है काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उस हाई टेम्परेचर में हम सब अपने आप को नर्चर करने के लिए हमें शेड चाहिए, छाँव चाहिए। तो उस मोमेंट पे अगर ट्री रहता है जो छाँव देता है हमें, जिससे हमें काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो इसलिए बोले कि ही प्लांट्स ए फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई के बारे में क्यों बोले? स्काई से मतलब यहाँ पे ये है कि रेन, ठीक है। स्काई जो है ये बारिश बरसाता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि एक इंसान, ये अलग बात है कि उसमें कुछ साइंटिफिक प्रोसेस होते हैं, वाटर साइकिल होता है कि पहले वेपर होता है, फिर पानी ऊपर जाता है, क्लाउड बनता है, फिर बरसता है। तो वो तो साइंटिफिक फैक्ट है। बट यहाँ पे वो रिलेट करते हैं कि एक इंसान जो प्लांट लगाता है वो कहीं ना कहीं सन एंड स्काई के फ्रेंड को लगाता है। वो प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीज फ्री। अब इस लाइन में इतना ईजी नहीं समझना है इन लाइन्स को, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल रहती है, जिसको काफ़ी शॉर्ट में लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीज फ्री। तो राइटर यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो इंसान प्लांट लगाता है, वो जो प्लांट होता है जब वो बड़ा हुआ आता है, ठीक है, बड़ा होने के बाद क्या होता है, उसमें जब वो हवाएं चलती है तो उसकी जो ब्रांचेस होता है, जब हवा चलने से उसके जो पत्ते हैं, जब उसमें पत्ते आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, तो वो उड़ता है हवा के साथ साथ में भी, वो सारे ब्रांचेस हिलते रहते हैं, पत्ते हिलते रहते हैं। तो ऐसा लगता है दूर से देखने में जैसे कोई फ्लैग हवा में काफ़ी खुशी से हिल रहा है और नाच रहा है। तो यहाँ पे जो एयर की जो हैप्पीनेस है उसके बारे में बात किया गया है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीज फ्री, ठीक है। जब हवाएं चलती हैं तो साथ साथ जो प्लांट के उस ट्री के जो लीफ होता है, जो ग्रीन लीव्स होते हैं, वो काफ़ी अच्छे से इधर उधर हिल रहे हैं और ऐसा लगता है जैसा वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो वहाँ पे इसके बारे में बात किया गया है। देन ये बता रहे हैं द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई, ही प्लांट्स ए होम टू हेवन एंड आई। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है शाफ्ट।
मैं उस वर्ड को फिर एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा एक नैरो पाथ होता है, ठीक है, जिससे कोई चीज़ अप से लेकर डाउन तक क्रॉस कर पाता हो, ठीक है। टावरिंग हाई, तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है टावरिंग, इसका रूट वर्ड है टावर। टावर का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली टॉल, राइट। तो अब इसके पहले यहाँ पे क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे फिर एक बार हम थोड़ा पीछे चलते हैं, हम फिर से मतलब हमें अपना आपको फिर से हम ट्री, यहाँ पे देखो मैं ट्री लगाया हूँ, ट्री को देखो। ये बात करते हैं फिर से वो ट्री के बारे में कि जब ट्री जब बड़ा हुआ आता है तो उसके क्या होता है, जो ब्रांचेस होता है, जो फ्रूट्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो आसपास वो सब बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। देन बीच में रहता है एक स्टेम, जो स्टेडी मतलब एक स्ट्रेट पोजिशन में खड़ा रहता है, ठीक है, मतलब टावर जैसे खड़ा रहता है जो कि काफ़ी टॉल होता है। तो उससे क्या होता है, जो उसकी ब्यूटी रहती है उस ट्री की, वो आसपास छलकता है, राइट। तो उसके आसपास में बिखर जाता है। तो दूर से दिखने में ऐसा लगता है जैसे कोई ब्यूटीफुल सा टावर खड़ा हुआ है, और जो दिखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है, काफ़ी माइंड ब्लोइंग है, राइट। तो यहाँ पे भी ट्री के उस ब्यूटी के बारे में ही बात किया गया है। द सॉफ्ट ऑफ ब्यूटी का मतलब यहाँ से यही समझ लो कि जो ट्री की जो ब्यूटीनेस है वो आसपास बिखर जाता है, ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे सबसे ट्री खड़ा रहता है तो दूर से दिखने से लगता है जैसे कोई एक्सट्रीमली टॉल एक क्या है, टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्यों बोले कि प्लांट से होम टू हेवन अनाय, यहाँ पे अनाय का मतलब होता है नियर, ठीक है। अब ये राइटर तो ये बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि एक इंसान जो प्लांट लगाता है तो कहीं ना कहीं अपने घर के पास में एक जन्नत मतलब एक हेवन को लगा रहा है, मतलब हेवन अपने होम के पास में एक हेवन बना रहा है। अभी होम के पास में हेवन बना रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको ये जो लाइन्स में पढ़ने से मालूम पड़ेगा। मैं इसमें बस रख रहा हूँ, ये पढ़ने के बाद मैं बताऊँगा कि क्यों राइटर ने ये लाइन लिखे थे कि ही प्लांट्स ए होम टू हेवन एंड आई। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट बता रहे हैं कि फर्स्ट सन एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड इन हर्स्ट एंड हैप्पी ट्वाइलाइट हार्ट। तो अब यहाँ पे देखो राइटर क्या बोल रहे हैं, ही राइटर बोले कि फर्स्ट सन एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात किया गया, यहाँ पे एक और वर्ड आता है, उस चीज़ को लिख लेता हूँ, ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट का मतलब होता है कि दिस इज़ द टाइम व्हेन सन हैज़ ऑलरेडी सेट एंड इट इज़ अबाउट टू डार्क। रात हुआ नहीं है मगर सन जो है सेट हो चुका है। ये होता है ना कि मतलब अराउंड 5:30 एंड 6 o'clock के टाइमिंग में सन छुप जाता है एंड उसकी जो ब्राइटनेस रहती है आसपास बिखरा रहता है, और उस वक्त में जो पूरा नेचर जो है काफ़ी ग्रीन ग्रीन लगता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, फॉर सन एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड, तो जो जितने बर्ड रहते हैं वो जो बाहर बाहर जहाँ भी गए होते हैं पर दिन भर में घूमते रहते हैं, इन एट द टाइम ऑफ द ट्वाइलाइट टाइम वो सब रिटर्न होते हैं अपने घोंसले पे, अपने उस ट्री के पास वापस आते हैं। तो आने के बाद क्या होता है, जो बेबी बर्ड होती है उसको जो मदर बर्ड होती है वो गाना गाती है, ठीक है, मदर क्रोन। क्रोन का मतलब होता है कि एक लो वॉइस में गाना गाना जो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। तो जो मदर बर्ड है अपने बेबी बर्ड को चुप कराने के लिए, यहाँ पे जो लिखा है ना इन हर्स्ट, हर्स्ट का मतलब होता है कि इसको चुप कराना, ठीक है। तो उसको शांत कराने के लिए, उसको खुश कराने के लिए, उसको एंटरटेन कराने के लिए क्या करती है जो मदर बर्ड, बेबी बर्ड के लिए एक मदर क्रोन मतलब गाना गाती है जो काफ़ी पिच एंड लो वॉइस में गाना होता है, इसको सुनने से काफ़ी अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सन एंड मदर क्वीन ऑफ बर्ड इन हर्स्ट एंड हैप्पी ट्वाइलाइट हर्ट। तो वो जो मदर बर्ड होती है जब रिटर्न आती है अपने घोंसले में आने के बाद वो अपने बेबी बर्ड के लिए गाना गाना स्टार्ट करती है। और वो टाइमिंग क्या होता है, ट्वाइलाइट का टाइम होता है जहाँ पे सन जो है सेट हो चुका है, डार्क हुआ नहीं है, और ट्री जो है काफ़ी ग्रीन लगता है। तो पूरे नेचर का एक जो ब्यूटीनेस है वो स्काई में छलक जाता है। द ट्रेवल ऑफ हेवन्स हारमोनी, अब ये क्या यहाँ पे जो बोला गया ट्रेवल ऑफ हेवन्स हारमोनी। अब ये ट्रेवल जो है ये जो ट्रेवल वर्ड है ये इससे कनेक्टेड है। ट्रेवल का यहाँ मतलब होता है कि हाई पिच ऑफ बर्ड सॉन्ग, जो बर्ड जो गाना गाती है उसकी हाई पिच होती है, वो इतना वॉइस पिच होता है, ठीक है, वॉइस इतना अमेजिंग होता है जिसको ऐसा लगता है जैसे नेचर को ये वॉइस चाहिए ही था, ठीक है। अब उस वॉइस को सुन के नेचर खुश हुआ आता है, मुझे बताया ना, मतलब ये जो ट्वाइलाइट टाइम होता है तो उसमें नेचर काफ़ी ग्रीन लगता है। तो उस ग्रीन, अब क्यों लगता है ग्रीन, क्योंकि राइटर बोल रहे हैं कि इसकी जो गाना है, जो मदर बर्ड जो गाना गाती है अपने बेबी बर्ड को एंटरटेन कराने के लिए, उससे नेचर और खुश हुआ आता है, जिसमें एक ट्रेवल, द ट्रेवल ऑफ हेवन्स हारमोनी, ठीक है। हेवन की जो है क्या होता है, वहाँ पे एक हारमोनी पैदा होता है, मतलब एक लव एंड अफेक्शन, लव एंड कंपैशन वहाँ पे बन जाता है पूरे उस नेचर में, मतलब एक कंप्लीट एक पूरा फुल पैकेज ऑफ नेचुरल सीन क्रिएट हुआ आता है
तो उस सीन, अब यहाँ पे थोड़ा इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे हवा चलती हो, ट्री खड़ा हो और टॉयलेट का टाइम हो, मदर बर्ड्स गाना गाते हो, इसके तो उसमें क्या बनता है, ऐसा लगता है ऐसा हेवन है, मतलब ना ठंडी ठंडी हवाएं चलती हो, ये सब कुछ रहे यहाँ पे, मदर खून गाना गा जो मदर बर्ड गाना गाती हो, एंड शाम का वो टाइमिंग हो, तो उसमें ऐसा लगता है जैसा ये हेवन है। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे राइटर यहाँ लिखे हैं कि ही प्लांट्स ए होम टू हेवन एंड आई। ठीक है, क्लियर हुआ। देन लास्ट में ये बता रहे हैं दिस थिंग्स ए प्लांट, सो प्लांट्स ए ट्री। ये सारी चीज़ें एक इंसान लगाता है, प्लांट करता है, जो इंसान है ट्री को लगाता है। तो इस स्टैंजा में उन्होंने ट्री की कितनी ब्यूटी को मेंशन की है, उस चीज़ को बस यहाँ देखने वाली बात है। ठीक है, अब सेकंड स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा में भी सेम चीज़ें, वो वही बात कर रहे हैं ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो उसमें देखो यहाँ बता रहे हैं कि व्हाट डज ए प्लांट प्लांट्स ए ट्री। फिर से सेम क्वेश्चन जैसे उन्होंने पहले किया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन, क्यों इंसान जो प्लांट करता है एक ट्री को, एक्चुअली करता क्या है। ही प्लांट्स कूल सेड एंड टेंडर रेन। क्या बता रहे हैं उसका आंसर में, क्यों इंसान, और जो यहाँ पे टेंडर रेन का मतलब टेंडर जो है वर्ड है, उसका एक्चुअली मतलब होता है लविंग एंड काइंड। अब इस सेंटेंस के हिसाब से इसका मतलब क्या होता है हम उसको देखेंगे। तो ये बता रहे हैं कि ही प्लांट्स कूल सेड। देखिए जब समर सीज़न होता है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पिक पे होता है गर्मी, तो हम सब काफ़ी बेचैन हो आते हैं। तो उस वक्त में हम अपने आप को शांत करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सैड हमें मिलता है ट्री के पास से, मुझे नहीं लगता कहीं और मिलता होगा, राइट। तो वो चीज़ें हमें मिल रहा है ट्री से, एंड टेंडर रेन। अब यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि समर सीजन में जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम रेन को काफ़ी डेस्परेटली वेट करते हैं कि कब रेन हो। तो टेंडर रेन का मतलब होता है कि हम द रेन दैट वी रियली क्रविंग फॉर है, जिस रेन के लिए हम तड़पते हैं, वो वाला रेन, जो फिर जो लविंग वाला रेन, जो प्यारा सा बारिश बरसता है, उसके बारे में बात करते हैं कि वो इंसान की दो चीज़ों को लगाता है, जो जो इंसान एक पेड़ को लगाता है। आगे चल कर उन्होंने दो दो लाइन में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समझना, मैं बताऊँगा उसको क्या बोल रहे हैं वो। एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लस अगेन। हम क्या बात कर रहे हैं वो, राइटर बोल रहे हैं कि सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी। यहाँ पे एक प्रोसीजर के बारे में बात किया गया है कि जो सीड होता है वो फ्यूचर में क्या होगा, बर्ड बनेगा, फिर वो फ्लावर बियर करेगा, फ्रूट बियर करेगा, एंड इस आगे चलकर ये इसको मतलब आने वाले वक्त तक, आने वाले दिनों में ये क्या कर सकता है, ये क्या होता है, जो सीड होता है ये बर्ड बन जाता है, एंड उसकी जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लस अगेन। तो फिर इसमें टाइमिंग, एक लॉन्ग टाइम लगता है, लॉन्ग प्रोसीजर लगता है, जिस प्रोसीजर के बाद में फाइनली क्या होता है, ट्री क्या होता है, एक हरा भरा बन जाता है। मतलब एक ट्री, उस जो ट्री का जो सीड होता है वो स्प्राउट होता है, स्प्राउट होने के बाद में उसमें फिर बहुत सारे प्लांट्स, फिर बहुत सारे ट्रीज जन्म लेते हैं, फिर वो सारे ट्री मिलके फाइनली एक डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो आते हैं, राइट। तो इस चीज़ के बारे में ही बात करेंगे। हमें लिखा है ना फेड एंड फ्लश का मतलब होता है कि फ्यूचर में क्या है, वो क्या होता है, हरा भरा बन जाता है, क्योंकि एक सीड जो होता है, सीड वो फिर जो स्प्राउट हुआ था उससे बहुत सारे वहाँ पे ट्रीज जन्म लेते हैं, राइट। तो फिर एक डेंस फॉरेस्ट वहाँ पे क्रिएट होता है। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी, मतलब जो सीड है वो सीड है, फिर उसमें फिर क्या होता है, आगे चलकर बर्ड बनता है। बर्ड वो क्या करता है, और जो फ्लावर होता है उसको बियर करता है, फ्रूट्स को बियर करता है। मतलब आने वाले वक्त में ये एक रिजल्ट दे रहा है हमें, एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लस अगेन। फिर काफ़ी वक्त के बाद में फाइनली वो क्या करता है, फेड एंड फ्लस होता है, मतलब एक सीड से बहुत से ट्रीज़ का जन्म होती है, फिर फाइनली एक डेंस फॉरेस्ट बनता है, जो उस नेचर के जो एक हेरिटेज है उसको कायम रखता है, एंड दैट इज़ द ग्लोरी ऑफ द फॉरेस्ट, राइट। तो उसी के बारे में बात करते हैं, एंड ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन। अभी अगर डेंस फॉरेस्ट बन जाएगा, ठीक है, तो उस एरिया का ग्लोरी बनता है, मतलब नेचर का ग्लोरी तो ही होता है ना, कि मतलब ट्री हरा भरा रहे, उसमें फ्रूट्स आते रहे, फल आते रहे, दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगे। तो यही तो उसका कल्चर है नेचर का, तो वो चीज़ कायम रहता है, तो वो ग्लोरी होता है प्लेन के लिए, राइट। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज। तो हेरिटेज मतलब क्या होता है, एक परंपरा, राइट। तो फॉरेस्ट का जो परंपरा है, जब यहाँ पे एक ट्री से फिर बहुत सारे ट्रीज लगते हैं, एक फॉरेस्ट बनता है, वो एक ग्रीन, एक ब्यूटीफुल ऐसा गार्डन जैसा सब बन जाता है। तो इसमें क्या राइटर बात कर रहे हैं कि प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज। तो इंसान जो एक ट्री को लगाता है, इसका मतलब क्या करता है, उसने जो फॉरेस्ट की जो परंपरा है उसको कायम रखता है, उसको बढ़ाने की हेल्प करता है, तो उसको वो जिंदा रखता है, राइट। द हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज, ये लाइन, ये सारे लाइन का, ये लाइन में एक ही मतलब, इस लाइन में सारे लाइन्स का मतलब वो दे रहे हैं, एक मीनिंग दे रहे हैं राइटर, द हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज। अब देखो थोड़ा इसको अच्छे से, ट्री में से बताया कि सीड
बर्ड होते हैं वो फ्लावर बियर करता है, फ्रूट्स बियर करता है, फिर काफ़ी वक्त के बाद में फिर वो फ्लश करता है, एक बड़ा सा जंगल बन जाता है, डेंस जंगल बनता है। तो जंगल बनने में होता क्या है उसमें, जो बहुत से ट्रीज आ जाते हैं, तो उस सारे ट्रीज में कहीं ना कहीं फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसके ब्रांचेस होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलता है, राइट। तो अब यहाँ हार्वेस्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, हार्वेस्ट का मतलब होता है जब अनाज हो जाता है, तो अब फिर हम उसको, जब अनाज हरा भरा हुआ आता है, जब भरपूर हुआ आता है, तो फिर हम उसको कट कर लेते हैं, राइट। तो ये वही टाइम है जब ये सारे ट्रीज में ना भर 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 के फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। तो अभी इसका टाइम है कि हम उसको लेके एंजॉय करें, राइट। हम खुद ही उससे बेनिफिट पाते हैं उस ट्री से, हमें वो ट्री एट द एंड हमें सब कुछ दे रहा है, राइट। तो ये जो कमिंग एज के लिए, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हैं हमारे पास जो आने वाले हैं, उनको ये हार्वेस्ट दे रहा है, राइट। द जॉय दैट अनबन आई शल सी, फिर से यहाँ बता रहे हैं कि ये जो एक जो जॉय है, जो एक्सटेसी, जो हैप्पीनेस है, ठीक है, इसको अनबन आई, अनबन आई का मतलब है जो बच्चे अभी आए नहीं है, जो फ्यूचर में आने वाले हैं, वो इस चीज़ को एंजॉय करने वाले हैं, एंड वो फिर पलट के उस इंसान को थैंक्स करेंगे जो जिस इंसान ने प्लांट को लगाया होगा, राइट। तो उसके बारे में बात किया गया है। तो एट द एंड फिर से बोलते हैं दिस थिंग्स ए प्लांट्स, वो प्लांट्स ए ट्री, ये सारी चीज़ें वो इंसान लगाता है, जो इंसान है प्लांट को लगाता है, राइट। सो थर्ड, अभी थर्ड स्टैंडर्ड आ चुका है। अब इसमें देखेंगे राइटर यहाँ पे फिर क्या बोल रहे हैं। देखो, व्हाट डज ए प्लांट और प्लांट्स ए ट्री, सेम लाइन एज यूजल, जैसा पहले उन्होंने यूज़ किए हैं, सेम चीज़ वो फिर से पूछ रहे हैं कि एक इंसान जो प्लांट करता है ट्री को, एक्चुअली क्या प्लांट करता है। अब यहाँ पे वो बहुत बड़ी बात बोलते हैं, ये बता रहे हैं कि ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड। इसका मतलब होता है तीन चीज़ के बारे में बात करते हैं, तीन गुड्स के बारे में बात करते हैं जो हमें मिलता है जनरली किससे, एक ट्री से। एक एक बात कर रहे हैं वो सैप के बारे में, ठीक है, जो कि एक रस होता है, मतलब जूस होता है जो निकलता है फ्रूट से या फिर पेड़ से। दो मीनिंग आ सकता है इसमें, ठीक है। आप पेड़ के रस को ले सकते हो या फिर जो फ्रूट से भी जो रस निकलता है वो भी सैप में चला जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं लीफ मिलता है, इन साथ साथ में हमें वुड भी मिलता है, ठीक है। सैप, लीफ, वुड, तीन चीज़ मिलता है जो हमें उस ट्री से। वो उसके बारे में बात करते हैं कि एक इंसान जो ट्री लगाता है वो ये सारी चीज़ें देता है दूसरों को, ठीक है। अब ये कैसे देता है उसको अपने आगे वाले लाइन में बताए हैं कि इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी, ठीक है, प्यार से, लॉयल्टी से, ये चीज़ें वो सबको देता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक इंसान मतलब प्यार एंड लॉयल्टी सबको देता है। इन द लव ऑफ होम, अब होम के बारे में, होम मतलब हम किसके बारे में बात किया गया, होम मतलब राइट इज टॉकिंग अबाउट हिज नेशन, हिज कंट्री, हिज कम्युनिटी, हिज सोसाइटी, जहाँ पे वो रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब एक सिंपल बात है ना, एक इंसान जो प्लांट लगाता है, अब सारे वो छाँव खुद ही तो लेगा नहीं, सारे फ्रूट्स, सारे फ्लावर्स खुद ही तो खाएगा नहीं, वो खुद ही इंजॉय नहीं करेगा ना, वो सोसाइटी के लिए कर रहा है। But it's going to write is talking about the person who is planting the tree. That man is not only going to help himself, but also that man is going to help his fellow men and the coming ones. Right? ये सबके लिए बात कर रहा है, राइटर सबके लिए बात कर रहे हैं कि इंसान जो लगा रहा है पेड़ वो सबके लिए कर रहा है, ठीक है। वो अपने घर, अपना घर मतलब यहाँ पे होम का मतलब यहाँ पे होता है। यहाँ पे होम के बारे में बात करते हैं राइटर, यहाँ पे एक नेशन के बारे में बोल रहे हैं कि पूरे नेशन के बारे में सोचता है, इन सबके लिए करता है। एंड फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक, ये लाइन काफ़ी हैवी है भाई, देखो। एंड फारकास्ट थॉट ऑफ सिविक, फारकास्ट थॉट मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं, मीन्स राइटर इज टॉकिंग अबाउट द थॉटफुलनेस फॉर द गुड्स ऑफ द कम्युनिटी। अब यहाँ पे फारकास्ट मतलब ये होता है कि थॉटफुलनेस है, ये एक ऐसा थॉट है जो सब कनेक्ट करता है इरेस्पेक्टिवली, मतलब कोई भी इंसान हो, कोई मैटर नहीं करता, सबके लिए आएगा, सबके लिए सेम चीज़ यहाँ पे सोचा जाता है। और ऑफ सिविक गुड, सिविक गुड मतलब एक्चुअली होता है कि गुड्स दैट रिलेटेड टू द सोसाइटी, मतलब ऐसे गुड्स जो किसी सोसाइटी के कनेक्ट, जो किसी सोसाइटी के लिए हो, तो वैसे गुड्स को बोला जाता है सिविक गुड। अब यहाँ पे कौन से गुड्स मिलते हैं जो सोसाइटी को मिलता है ट्री से, देखो सैप मिलता है, लीफ मिलता है, वुड मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, ये सारे सिविक गुड्स हैं जो उस सोसाइटी में जिसने प्लांट लगाया है उसके साथ साथ सबको चीज़ें मिलता है। तो यहाँ पे जो राइटर बोले कि एंड फारकास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड का मतलब अच्छे समझ लो। फारकास्ट थॉट का मतलब होता है कि एक थॉटफुलनेस, एक ऐसा थॉट जो सबको कनेक्ट करता हो इरेस्पेक्टिवली, ठीक है, कोई भी इंसान हो वो सबको ये सिविक गुड्स मिलेगा। अब सिविक गुड्स है क्या, जितनी सारी चीज़ें, जितनी सारी गुड्स हमें प्लांट से मिलता है वो सारे के सारे सिविक गुड्स है, ठीक है। हम यहाँ फिर बोल रहे हैं हिज ब्लेसिंग्स ऑन नेबरहुड। अब इंसान अगर पेड़ लगाया है, प्लांट लगाया है,
तो उससे सब लोग ब्लेस होते हैं, मतलब सबको उससे फ़ायदा पहुंचती है, सब उसकी सब उसको एंजॉय करते हैं। हु इन द होलो ऑफ हिज हैंड, ठीक है। अब इस लाइन काफ़ी हैवी लाइन है। देखिए एक और चीज़ आप नोटिस करना, अमेरिकन इंग्लिश जो होती है इसमें अक्सर राइटर्स क्या करते हैं, उनकी वहाँ की कुछ फ्रेजेस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हु इन द होल ऑफ हिज हैंड का मतलब मीनिंग अगर तुम डिक्शनरी के साथ जाओगे तो अलग ही आ जाएगा, तो उसका मतलब ये नहीं है। ये एक फ्रेज़ है, इन द होलो ऑफ हिज हैंड। इन द होलो ऑफ हिज हैंड का मतलब ये होता है कि ये राइटर बात करते हैं कि जो इंसान सबका भलाई करता है, मतलब उसके मतलब अ, उसका मीनिंग यही हो सकता है कि होल ऑफ हिज हैंड मतलब द हैंड वेयर वन इज मोस्ट प्रोटेक्टेड, राइट, जिसमें सबकी भलाई हो पाती हो। ये उस हैंड मतलब ये जो उसका हाथ जो है वो सबका भला करता है, इसमें सबको प्रोटेक्शन मिलता है, सबके फ़ायदा पहुंचता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। वो इन द होल ऑफ हिज हैंड होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल आर लैंड। अब यहाँ पे जो बोला गया है कि होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ आर लैंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दैट मैन हु प्लांट्स द ट्री होल्ड्स द ग्रोथ ऑफ ऑल द लैंड, all our land. Means his writer is talking about the entire world, the entire human civilization. Means directly or indirectly, that person is going to help everyone. Means he is working for all human civilization, for all human mankind. तो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं राइटर यहाँ पे। एंड एडवांस फिर से एक दो लाइन लिखे हैं, ए नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी स्टील्स इन हिज हार्ट वो प्लांट्स ए ट्री। यहाँ पे एक वर्ड आता है स्टील। स्टीर का मतलब होता है किस चीज़ कुछ लिक्विड जो हम मिक्स करते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टीर करना। अब यहाँ पे तो कोई लिक्विड है ही नहीं, तो राइटर किस पर हम बात करते हैं। अभी यहाँ पे जो ये एक लाइन लिखा है ना कि ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी, इसका मतलब ये नहीं कि समंदर समंदर कनेक्ट करना। बोला नहीं कि अमेरिकन इंग्लिश में वो लोग फ्रेज यूज़ करते हैं। तो नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी का मतलब होता है कि ऐसे काम से, ऐसे डीड से, ऐसे जो एक्ट होता है, ऐसे जो एक्ट है, इस अच्छे काम से क्या होता है, लोग जुड़ते हैं, ठीक है, हम सबको कनेक्ट कर पाते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मतलब राइटर जो हैं यहाँ पे इंटेंशन की बात बोलते हैं कि जो उसका इंटेंशन है ये सबको कनेक्ट करना है, वो इंसान सबको कनेक्ट करना चाहता है, सबको मिल के मिला कर रहेगा, मतलब सोसाइटी में सबको मिल कर सबके साथ रहता है मिलकर, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। मीन्स द प्लांटेशन इज अ सिंबलिक एक्ट ऑफ गुडनेस, राइट, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया ए नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी स्टील्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स ए ट्री, इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान क्या करता है, स्टीर करता है, मतलब कनेक्ट करता है हर कॉर्नर से लोगों को, ठीक है, मतलब सबको साथ लेके चलता है, सबके लिए काम किया जाता है वहाँ पे। जो मतलब एक गुड एक्ट से, इसके एक गुड एक्ट से लोग कनेक्ट होते हैं, और उस एक जो सिंबलिक एक्ट है, जो गुड डीड है, इससे और बहुत सारी अच्छे काम भी हो पाता है जो फ्यूचर के लिए और बेटर होता है। मतलब एक अच्छे काम से बहुत सारे हमें अच्छे डेट्स अच्छे काम मिलते हैं, एंड एट द एंड सारे जो लोग होते हैं उसके साथ जुड़ते भी हैं, एंड हम सब एक यूनिट में आ जाते हैं। तो उसके बारे में बात किया गया है कि नेशंस ग्रोथ मतलब इससे क्या होता है, हमारे नेशन की ग्रोथ होती है, सोसाइटी की ग्रोथ होता है, ठीक है, अगर हम प्लांटेशन करते हैं। एंड उसमें क्या होता है, कनेक्ट होता है, लोग जो होते हैं सी टू सी का मतलब होता है लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इस सिम्बॉलिक एक्ट से बहुत सारे अच्छे एक्ट भी आगे चलकर निकलते हैं, और ये जो है एक गुड डीड है, तो इसके बारे में एक्टर बोल रहे हैं। सो मैंने पूरा उसको मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स मैंने लिखा भी हूँ, मैं पहले इसमें दे दिया था स्क्रीन पे, उसको आप देख लेना। जैसे बताया कि अमेरिकन इंग्लिश है, थोड़ा फ्रेज पे डिपेंड करता है, ये लोग अपना डेली फ्रेज यूज़ करते हैं। एंड हो सकता है इसे मीनिंग्स कुछ और टीचर कोई और हिसाब से पढ़ाते हूँ, मगर मैंने इसको जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया हूँ, इसका जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पे मैं उसको मतलब वर्ड्स को उस हिसाब से मैं वर्ड्स को यूज़ किया हूँ, उसके मीनिंग उस हिसाब से यूज़ किया हूँ। एंड अगर वीडियो अगर एक लेक्चर अगर अच्छा लगा हो, क्लास अगर अच्छा लगा हो आपको, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, ठीक है, और ताकि हमें कवरेज मिले, ताकि हम और आगे चलकर बेटर बेटर वीडियोस तुम्हारे ला पाएँ। अभी रात का अराउंड 2 बज रहा है, मैं तुम लोगों को शूट कर रहा हूँ, एंड इस टाइम मैं खुद पर्सनली फील कर पाता हूँ कि ट्री की एसेंशियलिटी मतलब इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है। अभी यहाँ पे देख सकते हो पूरा पसीना हो गया हूँ, ठीक है। तो ट्री होता तो हवाएं मिलती शायद, ठीक है। तो इस हिसाब से, तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।